बसपा की बारी आई, अब बसपा की बारी। समिति में लगा लूं तो 5 वोट का उसमें हमारा मतलब पदाधिकारी के ऊपर बैठता है। तो 5 या 15,000 वोट हमारे पहले घंटे में हमारे पदाधिकारी को डाल देने चाहिए अपने कैंडिडेट के पक्ष में। यदि ये पदाधिकारी हमने ईमानदारी से बना दिए तो 15,000 वोट आपकी पहले घंटे में पड़ जाएगी। तो मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि मुरैना में आप जिसको भी खड़ा करेंगे तो साथियों वो उसे कोई माइकला हरा नहीं पाएगा। कांग्रेस बीजेपी की जमानत रद्द हो जाएगी और आपका प्रशासन को खत्म किया जाएगा। उसी की तैयारी में बहनी ने इस काम को हम लोग को सौंपा है। अब इसमें कोई भी कोताही हमें बरतनी नहीं है। प्रत्येक दिन मगर दिन आपको काम करना है, मुझे भी काम करना है। मुझे भी यहाँ बहनी ने भेजा है तो पहले तो अभी मैं आपके मध्य प्रदेश को देख रहा था तो मैंने आप लोगों से हर मीटिंग में कहा था कि मैं 30 दिन में से 25 दिन आप लोगों को देने काम करूंगा। तो मैं 25 दिन की आपकी डायरी चेक कराऊंगा कि मैंने 25 दिन आपके मध्य प्रदेश में काम किया है या नहीं किया। मगर जो इधर पदाधिकारी बैठे हैं तो इनकी भी 15 मीटिंग हर महीने होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। 15 मीटिंग इनको करनी है और जो सामने हमारे पदाधिकारी बैठे हैं तो 10 मीटिंग इनको भी करनी चाहिए। यदि इतनी मीटिंग हम लोगों ने कर ली तो साथियों निश्चित बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की नींद उड़ जाएगी और उन्हें रात में बीजेपी का भूत नजर आएगा कि भाई ये लोग जो लंबे समय से करते किसी भी परिस्थिति में हो ये हार मानने वाले लोग नहीं है। तो साथियों इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने संगठन को आपको हर कीमत पे मजबूत करना है और यदि हमने संगठन को मजबूत नहीं किया तो साथियों जो आज तक परेशानी आई है तो साथियों परेशानी आगे भी चलती रहेगी। इसलिए बहनी ने कहा कि अब हमें कमर कसनी है, हर कीमत पर हम लोग को अपने संगठन को मजबूत करना है। इसलिए ये कहावत शुरू हुई है। अब आप लोगों को भी ये जितने कि हमारे बूथ के इंचार्ज हैं या फिर हमारे सेक्टर के इंचार्ज हैं या हमारे विधानसभा के इंचार्ज हैं जो पदाधिकारी हैं, ये अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे ऐसा निवेदन करने के लिए नहीं जाता है। क्योंकि साथियों हमारा जो मूवमेंट है इस मूवमेंट में हम लोगों ने लंबे समय से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। अब जिन लोगों ने कुर्बानी दी है तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए था या नहीं मानना चाहिए। ये जो महापुरुष है इन्होंने 108 साल हम लोगों के लिए संघर्ष किया है। 108 साल के संघर्ष में हम लोगों को इन्होंने इस स्थिति में पहुंचाया है कि हम लोग आज यहाँ बोलने लायक बनेंगे, आज यहाँ सुनने लायक बनेंगे। और नहीं तो इस देश के अंदर आजादी से पहले हमारे हाथ ये हाथ है कि इस देश के अंदर ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, हम गुलामों के भी गुलाम थे, यानी हमारे पास डबल गुलामी थी। तो जब डबल गुलामी थी तो साथ में यहाँ जानों से बदतर जिंदगी हमारे लोग जीते थे। ना किसी को पढ़ने का अधिकार था, ना किसी को अच्छा रहने का अधिकार था, न अच्छे मकान में रह सकता था, न धन संचय कर सकता था, न जमीन कर सकता था और न ही साथियों को कोई मतलब कोई त्योहार मना सकता था, खुशी मना सकता था। इस तरह जैसे जानवर जीते हैं ऐसे जिंदा लोग इस देश की जिंदगी देते। तो इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई। इन सभी महापुरुषों ने जिंदगी अपनी लगाकर बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी बात को मानव कांशीराम साहब ने समझा, आज बहनी ने समझा, उस बात को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो इस काम के लिए हमें उनको जो काम कर रहे हैं तो हमारा सहयोग भी उनको चाहिए, तभी हम ये बात और आगे बढ़ पाएगी। तो इस मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना है। तो इस काम के लिए हम लोगों को लगना है और उस काम को हमें पूरी ईमानदारी से करना है। क्योंकि यदि हम लोग नहीं लगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जिसको हमने तैयार किया है वो साथियों यहाँ की जो सरकार आजकल हमने बनाई है उन लोगों के मंसूबे ठीक नहीं है। उन लोगों ने बिल्कुल क्लियर बात कर दी है कि हम इस देश के अंदर संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान को बदलकर यदि संविधान बदला जाएगा तो सबसे पहले क्या छीना जाएगा, आपके वोट के अधिकार को इस देश के अंदर छीना जाएगा। और साथ ही उन्होंने कह दिया क्लियर कर उनका ये उनकी सोच है कि हम इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप अंदाजा लगा लो कि हिंदू राष्ट्र में हमारे लोग पिछले समय किस तरह की जिंदगी जीते थे। तो इसलिए यदि वो यात्राएं हमें नहीं उठानी है तो साथियों हमें आने वाली पीढ़ी के लिए काम करके जाना पड़ेगा और जो हमारे महापुरुष है उनकी बात को हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी महापुरुष है इन्होंने सबने आपको और हमें राजा बनाने
जब राजा जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि तेज जाते राजा नहीं, तेज जाते राजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज के लिए राजा खुशहाल नहीं होता। जिस समाज को यदि राजा खुशहाल बनना है तो उसे देश के अंदर राजा बनना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। यदि अपने दल को आप लोग मजबूत नहीं करेंगे तो आपकी समस्या कोई मायनेदार समाधान नहीं कर सकता। इस देश की जितनी विपत्ति है, जितनी समस्या है उनके मालिक आप हो गए, और जितनी संपत्ति है उसके मालिक आपने उन लोगों को बनाया है जो लोग इस देश के अंदर बनाए हैं, जो राजा हैं। इस देश में 3 खजाने हैं, इन 3 खजानों की लड़ाई है। अब इन 3 खजानों में कितने हमारी हिस्सेदारी है ये आपको सोचना है। एक खजाना देश के प्रधानमंत्री के हाथ में, एक आपके राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में, एक आपके शहर के जो मेयर है उसके पास है। ये 3 खजानों की चाबी है। तो आप बताएं आपके हमारे बाप दादा के हाथ में कितनी बारी चाबी आई है? क्या कभी हम प्रधानमंत्री बने? क्या मुख्यमंत्री बने? क्या हमारे लोग मेयर बने? और यदि नहीं बने तो उन्होंने जिनके हाथ में चाबी आई है तो उन्होंने अपने हिसाब से पैसे को खर्च करने का काम किया है। और जहाँ उनको लगता है कि यहाँ इनको पैसे देंगे तो साथ वो उनको देते हैं, और जहाँ उनको नहीं देंगे तो किसी भी कीमत पर नहीं देने का काम करते हैं। और हम लोग इस देश के अंदर आज इसी सिर्फ बोल के मैं नहीं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा अभी जब चुनाव हुआ तो उसने कहा कि मैंने इस देश के अंदर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को यहाँ पर 5 किलो राशन का इंतजाम किया है। 135 करोड़ लोगों में से 81 करोड़ 35 लाख लोग 5 किलो की राशन की लाइन में लगे। क्या आपके परिवार में 5 किलो राशन से आपके पूरे महीने में खर्चे चल जाएगा? 5 किलो राशन में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमारे घर में इतनी संख्या है कि 2 दिन में 5 किलो वाला राशन आराम से खत्म हो जाएगा। और अभी एक रिपोर्ट हुआ है देश के अंदर कि इस देश के अंदर 29.5 करोड़ लोग नीचे गरीबी की वजह से नीचे रहते हैं। तो साथियों की दोनों को मिला में 81 करोड़ 35 लाख और साथ में 29.5 करोड़, ये 111 करोड़ लोग होते हैं। अब 111 करोड़ लोग देश के अंदर मांगने वाली स्थिति मांगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मांगने वालों को समान होता है, देने वालों को समान होता है? किसका समान होता है? और हम लोग आजादी के बाद क्या बने? मांगने वाले बने। देश के अंदर आज हमारी ये स्थिति है कि हम इस देश के अंदर 5 किलो राशन का गर्व महसूस कर रहे हैं कि 5 किलो राशन मिल गया तो हमारी मौत निश्चित है। और इन्हीं बातों से हम लोग इनको वोट दे रहे हैं, उनकी सरकारें बना रहे हैं। इन लोगों ने सिवा मूल बनाने के अलावा आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि साथ में इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि कितनी जिद्दोजहद की होगी हमारे महापुरुषों ने कि हम इस शक्ल में आए। तो इसलिए उन्होंने जो संघर्ष किया इस देश में आजादी से पहले जब अंग्रेज देश छोड़ के जाने लगे तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से बात की कि देश के अंदर गरीबों के साथ इतने अन्याय इतने अत्याचार होते हैं, ये न्याय अत्याचार खत्म होना चाहिए, इन्हें भी देश की संपत्ति में इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए साथियों एक साउथ ब्यूरो कमीशन बना। तो साथियों 1917 के अंदर साउथ ब्यूरो कमीशन बना। तो उसमें साउदी महाराज ने एक तो भास्कर जाधव को और एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा कि वहां जाकर यहाँ की जनता की स्थिति को आपको वहां बताने का काम करना है। उसको साउथ ब्यूरो कमीशन क्यों बना? वो इसलिए बना था कि यहाँ जिनको गैर कानूनी रखा है, जिनके साथ छूतछाट की जाती है, जिनके साथ मतलब जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, जिनको मकान में रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस देश के अंदर प्रतिनिधित्व देना चाहिए, मतलब दिया जाए। तो ये रिपोर्ट वगैरह साउथ ब्यूरो कमीशन के तहत साथ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पास गई। जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पास ये बातें गई तो साथियों उन्होंने उसे बड़ा समझा कि इतना अन्याय इतना अत्याचार भारत देश के अंदर गरीब लोगों का होता है। तो उन्होंने साथियों साइमन कमीशन नाम के एक आदमी को भेजा कि आप जाकर बात करो, देखो वहां पर क्या अम्बेडकर और जो भास्कर जाधव ने जो बात कही है क्या ये सच है, और यदि सच है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ के लोगों के लिए करना होगा। तो साथियों उस समय साइमन कमीशन नाम का एक आदमी यहाँ भारत देश चलकर आया। तो साथियों जब साइमन कमीशन यहाँ भारत देश चलकर आया तो साथियों यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें आपको इतना ही पढ़ाया गया कि इतनी सी आपको जानकारी है कि साइमन कमीशन को गया, या फिर आपको इतना पता है कि लाला लाजपत राय को लाठी लगी और बुढ़ा मर गया। इससे ज्यादा हमारे लोगों को पता नहीं है कि साइमन कमीशन क्यों आया था, क्या मतलब किस चिड़िया का नाम था।
इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए और जानकारी के आधार पर फिर हमें समझना चाहिए कि कितनी कुर्बानी हमारे लोगों ने हम लोगों के लिए दी है। तो साथियों उस समय सायनम कमीशन को यहाँ तक लेकर आया था, उनके स्वागत करने के लिए 4 लोगों को लगाया गया। एक पंजाब से सब छोटूराम जो जाट समाज से थे, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो साथियों महाराष्ट्र से जो मतलब सोटा से थे, और एक सिद्धार्थ चौरसिया जो उत्तर प्रदेश से थे, और 4 लोग जो बचे, एक गांधी था जो बनिया था, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू था जो पंडित था, और एक इधर लाला लाजपत राय था जो पंडित था, और चौथा आदमी था वो आपका जो आरएसएस का जो फाउंडर है, क्या नाम उसका, तो वो आदमी था। ये 4 लोग थे, ये विरोध कर रहे थे और बाबा साहब और सिद्धार्थ चौरसिया और साहिब छोटूराम उनका स्वागत कर रहे थे। तो साथियों वहां पर गांधी ने यहाँ पे जब वो आया साइमन कमीशन, तो उन्होंने साहब सब बराबर रहते हैं, सब यहाँ कोई दिक्कत किसी भी चीज की नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि गांधी झूठ बोलता है, मैं आपको सही तस्वीर दिखाऊंगा। तो साथियों बाबा साहब इसको एक मंदिर के बाहर लेके गए और एक बुढ़िया वहां पर मिली, वो बुढ़िया से कहा मम्मा ये जो बाहर के प्रांगण में एक फूल के पौधे पे, इसे जाकर आप मंदिर के अंदर चला जाओ। अब बुढ़िया तो चक्कर लगी कि मैं अंदर कैसे जाऊं। अब बाबा साहब ने उसका हाथ पकड़े कि मैं तू अंदर चल, बुढ़िया बाहर जैसे बाबा साहब अंदर जाते बुढ़िया को और वो बाहर कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं जा रहे, साइमन कमीशन ने पूछा। तो तब उन्होंने बताया कि साहब तो आप पढ़े बाबा साहब पढ़े, तो मतलब मैं जा तो सकती हूँ, मगर यदि मैंने वहां बोर्ड चला दिया, वहां में इजाजत नहीं है अंदर जाने की, और यदि मैं चली भी गलती चली भी गई तो ये मुझे यही मार देंगे और मेरी पूरी बस्ती में और मेरे पूरे लोग मतलब खात्मा कर देंगे, इसलिए मतलब मैं इस मंदिर में हमें प्रवेश नहीं है। तब साइमन ने लिखा कि अम्बेडकर ने जो बताया तो बिल्कुल सही है। फिर वो एक कुएं पे लेके गए साइमन कमीशन को, तो वहां पर एक मतलब बाल्टी लगी हुई थी। साइमन से बाबा साहब ने कहा कि देखो यहाँ पर आपको जरा रखना था। तो बाबा साहब ने एक बुजुर्ग को बोला कि बाबा आप एक बाल्टी जो है इसमें पानी लेके आओ, आप भी पी लो और हम लोगों को भी गिलास पानी पिला दो। तो उन्होंने वहां पे लेके गए, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं, बाबा साहब ने तो कोई नहीं करा, वो आया वापस। तो उन्होंने देखा कि नजारा क्या, तो साइमन ने भी पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहते। तो उसने बताया कि साहब हमें वहां पानी पीने की जरूरत नहीं है, और यदि हम चले गए तो हमारा मर्डर, हमारी मौत निश्चित है और हमारी पूरी बस्ती में आग लगा दी जाएगी, तो हमें वहां पानी पीने का भी देश के अंदर अधिकार नहीं है। तो साथ ही इससे इतना अन्याय, इतना अत्याचार जब उन्होंने इस बात को देखा, तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वहां जाकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को दी, और प्रधानमंत्री ने जब इस बात को देखा तो उन्होंने इस देश के अंदर गोलमेज सम्मेलन बुलाया इंग्लैंड के अंदर कि यहाँ के जितने भी नेता मिलेंगे और सब वहां पर आए, हम भारत देश को तब छोड़ेंगे तब इन गरीबों का हम इंतजाम करके जाएंगे। तो तब वहां पर आपकी बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रखा कि ये अमानवीय व्यवहार हमारे लोगों के साथ होता है कि यहाँ हम लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं, हम लोग गैर बराबरी जिंदगी जीते हैं, हम छूले कोई हमें तो आदमी कर जाता है, तो इतने अन्याय इतना अत्याचार हमारे ऊपर होता है। तो साथियों वहाँ बाबा साहब ने सही चित्रण दिखाया। तो तब साथियों बात क्या हुई कि इस देश के अंदर गरीबों को भी राजा बनना चाहिए। तो साथियों उस समय क्योंकि हमारे पास ना कोई राजा थे ना रानी थी, बाबा साहब बात को जानते थे, तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा आप देश छोड़ के जा तो रहे हैं, मगर इन गरीबों का इंतजाम करके जाना कि ये गरीब इस देश के अंदर राजा बन जाए। तो उस समय आपको राजा बनाने की बात वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही। तो साथियों उसके लिए यहाँ पर राजतंत्र को खत्म कर प्रजा के द्वारा चुना गया अदालत लाने की बात की गई। राजतंत्र को प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लाने की बात की। तो उस समय साथियों आपको वोट के अधिकार की बात आई कि आप लोगों को वोट का अधिकार दिया जाए, मगर गांधी खड़ा हो गया। गांधी ने कहा कि गरीबों को वोट डालने का मौका नहीं मिलना चाहिए और महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने पूछा कि महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए देखने लिखा कि ढोल तलवार शुल्क पशु नारी ये सब कानून के अधिकारी कि जहाँ मिलेगा वहीं छोड़ो, वहीं का अपमान करो, वहीं का शोषण करो। तो साथियों उन्होंने कहा कि नहीं। और तो बात गांधी से बाबा साहब ने पूछा फिर बता तुझे किसको वोट मतलब मिलना चाहिए, भाई उसका रास्ता बता दो। तो गांधी ने 3 कंडीशन लगाई
कि जो कम से कम 10वीं पास उसे वोट डालने का मौका मिलना चाहिए, जो उससे बीए पास उसे वोट डालने का मौका मिलना चाहिए, या फिर एमए पास उसे वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन लगाई कि जो उससे सरकार को लगाम देता हो उसे वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। ये जिसके बाद तीसरी कंडीशन लगाई कि जिसके बाद 100 की जमीन हो, ऐसे लोगों को वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। अब बाबा साहब ने चारों तरफ घूम के देखा कि जिन गरीबों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना तो ये 10वीं पास है, न ये बीए पास है, न ये एमए पास है, न ये लगाम देने वाले लोग हैं, और ना ही इनके पास 100 की जमीन है, तो ये फिर अपना राजा बना से नाम रह जाएंगे। तो बाबा साहब ने गांधी महांग्रेज के प्रधानमंत्री के सामने बोला कि गांधी तुम नहीं चाहते गरीब के बेटे राजा बन जाए? अरे आपने कभी इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, स्कूल के दरवाजे के लिए नहीं खोले, तो फिर ये पढ़ेंगे कैसे? भी ये पढ़े लिखे कहां से बनेंगे? और आप उन्होंने कहा कि जब ये धन नहीं कर सकते तो साथ ही लगा कहां से देंगे सरकार को, ये टैक्स कहां से देंगे? और तीसरी बात उन्होंने दी कि जब आपने वो जमीन रखने का अधिकार नहीं दिया तो इनके पास 150 की जमीन कहां से होगी? आज हम जितने लोग यहाँ बैठे तो 1930 31 की बात है, क्या हम सारे लोग ये बात कर रहे हैं? क्या सारे लोग महंगे पास है? सारे लोग इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं? ये कितने लोग हैं जिनके पास 150 की जमीन आप में से किसी के पास है? यदि गांधी की चल जाती तो साथ में तो वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। मगर उसमें बाबा साहब ने कहा कि नहीं, हमारा देश की धरती पर जो भी पैदा हुआ, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे किसी भी जाति के अंदर पैदा हो, जैसे वो 21 साल का बेस्ट बन जाएगा उसे सुनते ही अपना वोट डालकर कि देश के अंदर उसे राजा बनने का मौका मिलना चाहिए। अंत में गीत बाबा साहब की हुई और बाबा साहब ने उसने कहा कि मैंने आप सारे रानियों के पेट को प्रश्न कर दिए, अभी देश का जो राजा बनेगा किसी रानी के पेट से नहीं बनेगा, अभी देश के अंदर भोज के अंदर से बनेगा, जिसका वोट ज्यादा होगा उसका राजा बनेगा, जिसका वोट कम होगा उसका राजा नहीं बनेगा। सारे देश के अंदर वोट किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा वोट है? इस देश में वोट तो गरीबों का ज्यादा है। फिर आज तक आपकी सरकार क्यों नहीं बनी हुई? क्योंकि आपने महापुरुषों की बात को नहीं माना। यदि आप इनकी बात को मान लेते तो हमारी हालत पूरे देश के अंदर अलग होती। मगर हमने अपने रायचंद बने, दिमाग लगा ले, कोई रायचंद, कोई हुकमचंद, कोई ज्ञानचंद बने घूमे हम लोग, मगर हमने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना। आप जितने लोग कहते हैं बाबा साहब को मानने वाले लोग, आप सब बाबा साहब को मानते हैं? क्या चलेगा बोले बाबा साहब को मानने वाले लोग? और मेरा मानना ये कि आप बाबा साहब को तो मानते हैं, मगर बाबा साहब की बात को नहीं मानते। यदि आप बाबा साहब की बात को मानते तो सरकार आपकी बन जाती, आप तो कभी आप राजा बन जाते। इसलिए आप राजा नहीं बने, क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। बाबा साहब ने कहा था कि कभी कांग्रेस की चलनी रख के जनता भी मत बदल दो। कांग्रेस को जनता हुआ ध्यान है, जो भी इसके अंदर बैठेगा वो भस्म हो जाएगा। या कांग्रेस में जाने का मतलब आत्महत्या करना है, ये बाबा साहब के शब्द है। बाबा साहब ने कहा था अपना एक झंडा होना चाहिए, अपनी एक पार्टी होनी चाहिए, आपका एक नेता होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अपने छोड़ने में आग लगाकर किसी महलों की तरफ मत, किसी महलों में मत जाना। यदि आपको किसी ने महलों में धक्का दे दिया और वहां से वापस कर दिया तो फिर कहाँ जाओगे? झोंपड़े में तुमने आग लगा दी, महल वालों ने तुम्हें रखा नहीं, तो फिर तुम करोगे क्या? इसलिए कभी भी अपने झोंपड़े में आग लगाकर कभी महल में मत जाना। और साथ ही बाबा साहब ने एक बात बोली, मैं तो पूरी जिंदगी उनके एक प्रोजेक्ट को लगाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि अन्य स्वर्ण राजनीतिक दलों में, अन्य स्वर्ण राजनीतिक दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह है जो लंबी दूर तक के लेकर ताकत वाली, यानी आप किसी भी पार्टी में काम कर लेना, साथ ही आपको बड़ी सम्मान देश के अंदर मिलने से, क्योंकि उनकी सोच के आधार पर साथ ही डिसीजन लेते हैं। उन्हें पता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। जगदीश नाम से बड़ा कर देकर शायद कांग्रेस में कोई दूसरा नहीं हुआ, यह कोई हुआ? वो भी आपकी वाराणसी के लिए मूर्ति का अनावरण करने के लिए गया जब वो देश के रक्षा मंत्री थे, और एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए जब जाता है तो साथ में वहां के पंडालों में आंदोलन को रोक दिया, उसको गंगा जल से मूर्ति को धुला, गोमूत्र से धुला, दूध से धुला, और वो देश के अंदर जहाँ तीनों सेनाओं के कमांडर बड़े बड़े स्वरूप मारते थे वहां उनका अपमान हुआ था, मगर वो अपना अपमान नहीं बचा पाए। तो साथ ही कांग्रेस में क्या था, जब कांग्रेस छोड़ कर आए तो एक भी कांग्रेस उनके साथ नहीं आया, अकेले कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा।
तो साथ ही दूसरे धर्म में जाकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने घर को हम लोग मजबूत बनाए तभी साथियों हमारा बना हो सकता है। तो इसलिए साथियों इनके चुंबल में नहीं बोलना है। और बाबा साहब ने ज्यादा भी इशारा किया, बाबा साहब ने कितना इशारा किया पार्लियामेंट की तरफ, वो कह रहे हैं कि कैप्चर द चैंबर ऑफ पावर फॉर यूनियनशिप पर्सन, सत्ता के मंदिर में गरीबों को कब्जा कर लो तुम्हारी सारी समस्या प्राप्त हो जाएगी। मगर साथियों मान नहीं जाना चाहते, हम वहां अपने लोगों को जिताने नहीं भेजना चाहते, हम ऐसे लोगों को भेजना चाहते हैं जो हमारी माँ बहन बेटी की जरूरत है, जो आपके बच्चों की नौकरी छीन रहे हैं, जो आपके बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जिताने भेजने का हमने काम किया। उसका एक परिणाम है कि आज देश के अंदर 79 ईयर के बाद भी, आजादी के बाद भी हमारी स्थिति यह है कि साथियों आज भी हम लोग 5 किलो राशन के लिए जाना है। तो ये स्थिति बनी क्यों, किसके कारण बनी? क्योंकि साथियों हमने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना और अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया, न दोस्त को समझा न दुश्मन को समझा। और साथियों हमने ऐसे लोगों को वोट दिया जिन्होंने हमें कमजोर बनाए रखने का काम किया। तो यदि आपको इस देश के अंदर मजबूत बनना है तो साथियों आपको अपनी सरकार बनानी होगी। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक साथियों हमारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आप बाबा साहब की बात को माने तो साथियों हम लोग बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और बाबा साहब ने इंतजाम किया था कि जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो आप खुले में जाते, कहाँ जाते वोट डालने के लिए? बंद कमरे में जाते हैं। और आप बंद कमरे के अंदर जब वोट डालते हैं तो साथियों वहाँ खुले में नहीं, वहां भी जाके आप वोट में वोट डालते हैं। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, कोई डरा देगा, कोई धंधा देगा, इनका वोट छीन लेगा। तो इसलिए बाबा साहब ने उसका भी इंतजाम कराते उसका भी इंतजाम किया कि जब भी आप वोट डालें तो छुप कर डालें और वोट न डालें। मगर साथ फिर भी हमारा देना, हमारी उंगली काटती है, हमारे पैर काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि साथ हम 15 दिन के राजा बनते थे। चुनाव में हम लोग साड़ी मांगता है, कोई झाड़ी मांगता है, कोई अद्धा मांगता है, कोई बोतल मांगता है, कोई मुर्गी की दाल मांगता है। तो साथियों फिर हमारा राजा कैसे बनेगा? और साथियों हमारे लोग तो गरीब लोग तो चुनाव में नारे लगाते हैं कि जो बनाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो बनाएगा राम उसकी वोट कम, और जो बनाएगा मिश्री भैया सारी वोट उसकी। हमारे आगे के जो मतलब देश के 79 ईयर के बाद भी आपका वोट यदि 4 रुपए में चला जाएगा तो उसको राजा कैसे बनोगे? हम लोग इतने आसान फरामोश लोग हैं कि हमने महापुरुषों की त्याग तपस्या को जाना। अरे बाबा साहब ने 4 बच्चों को बिना कपड़ों के भेज दिया। यानी जो आदमी दुनिया का इतना ब्रिलियंट आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वो अपने बच्चों को कपड़ा नहीं डाल पाया। आपके कमरे में एक भी कपड़ा है, मेरे कमरे में एक भी कपड़ा है, मेरे मुंह से एक भी शब्द निकल रहा है तो मेरे बाप दादा की देन है कि बाबा साहब ने आपको भीम राव मेरे को कि हमने बाबा की बात को नहीं माना। अगर बाबा की बात को नहीं माना तो आज की स्थिति आप लोगों की, इस देश की सरकार बोलती है कि 90% सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। 90% मतलब सरकारी स्कूल मतलब यहाँ पर सरकार बंद करने जा रही है। और सरकार ने 15 किलोमीटर की रेंज में एक और सरकारी स्कूल होगा। 15 किलोमीटर की रेंज में एक सरकारी स्कूल होगा। अब 6 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा 15 किलोमीटर कैसे बदल जाएगा? उसकी माँ छोड़ के आएगी या उसका बाप छोड़ के आएगा? वो कमाने जाएगा या अपने बच्चों को बदलना स्कूल छोड़ने जाएगा? मगर सरकार ने एक काम बढ़िया कर दिया है हमारे गरीब लोगों के लिए कि 1 किलोमीटर में 1 साल का ठेका खोल दिया। क्योंकि हमारे लोग यही तो चाहते थे कि ऐसी सरकारें बनाए, ऐसी सरकार बनाए कि भाई हमें बदलना कहीं ज्यादा कष्ट न उठाना पड़े। इसलिए उन्होंने 1 किलोमीटर में 1 बदलना सलाह का ठेका खोल दिया। और अब तो एक नई स्कीम होना कि पुरुषों के लिए तो है, अब महिलाओं के लिए जो दारू के लेने में बाधा बनाई जाएगी। अब महिलाएं भी जाओगी आराम से पिए जा रहे हैं, तो महिलाओं को ज्यादा स्कूल बंद करने हो जा रहा है। अब मैं तो भी हरियाणा से आया, हरियाणा में चिराग योजना शुरू करी। चिराग योजना में क्या उन्होंने प्रोत्साहन किया
कि जिसके माँ बाप की मतलब साला इनकम 1,80,000 रुपए होगी, यदि उसे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है तो हर बच्चे को 500 रुपए की फीस देनी होगी। अब यदि किसी के 2 बच्चे हैं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1,000। मगर दूसरी तरफ उन्होंने स्कीम निकाली कि यदि आपको बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो सरकार 1,500 रुपए पर बच्चा देगी। जी कौन तो 2 बच्चे तो कितने देगी सरकार? 3,000। अब हमारे लोग लेने काम करेंगे, देने काम करेंगे? हमारे लोग लेने काम करेंगे। तो उन्होंने सरकारी स्कूल से अपना नाम लगाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सबने मतलब कहा प्राइवेट में जाके नाम मतलब दाखिल करा दिया। अब ये सरकारी स्कूल बंद, इनमें लगे ताले। ये सरकारी स्कूल ताले नहीं लगे, ये तुम्हारे बच्चों के भविष्य के ताले लग गए। अब जब ये ताले लग जाएंगे वहाँ पर वहाँ का प्रिंसिपल फ्री, वहाँ का वाइस प्रिंसिपल फ्री, वहाँ के मास्टर फ्री, वहाँ का घंटी बजाने वाला फ्री, वहाँ का पानी पिलाने वाला, वहाँ का चौकीदार, वहाँ का लाइब्रेरियन सब फ्री हो गए। अब सरकार के फ्री को पैसे की तरफ सरकार को देंगे, बंद करो यहाँ पर, सरकार स्कूल बंद करेगी। अब सरकार जब स्कूल बंद कर देगी तो साथ ही मतलब खाली जमीन पड़ेगी। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो कहाँ वो तो वैसे पूरे देश को बेचने वाला है, लाल किला बेच दिया, रेल बेच दी, भेड़ बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया। तो साथ वो कह रहा है स्कूल पे को खाते नहीं पड़ेगी। अब उसे सरकारी स्कूल से खरीदे और हम आप देंगे, आप में से कोई एक स्कूल खरीदने की पोजीशन में भाई मैं तो नहीं खरीद सकता, फिर कौन खरीदेगा सरकारी स्कूल को? अडानी और अंबानी खरीदेगा। अब या तो अडानी का बोर्ड लग जाएगा या अडानी प्रॉपर्टी को ले लेगा। अब सरकारी स्कूल में जहाँ आपने नाम कटा कर प्राइवेट में लगाए थे, 1 या 2 साल के बाद सरकार बोलेगी कि भाई अब हमारा बजट नहीं है, अब हम आपके बच्चे को 1,500 रुपये नहीं दे सकते। आपको पढ़ाना पढ़ाओ और नहीं तो अपने नाम कटा लो भैया। अब यदि तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है तो 5,000 रुपये आपकी फीस लगेगी। अब आप मांगे नाम कटाओगे 5,000 कहाँ से देंगे? 15,000 रुपये हम कमाते हैं, 10,000 फीस कहाँ से देंगे? आप सोच रहे चलो सरकारी स्कूल में चलते हैं। अब सरकारी स्कूल में जाने के बाद और ताला नहीं मिलेगा तो रानी अंबानी का बोर्ड में लगा मिलेगा। तो साथ में आपके बच्चों का बदलना बहुत देख रहा है ना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सरकारें बनाएं, तब साथ आपको बड़ा होगा। और ये जितनी सरकारें बनी आज तक, इन्होंने सिवा तुम लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। आपने बाबा साहब की मतलब इतनी बात मानी कि साथ बाबा साहब के जाने के बाद 60 साल में कांग्रेस की सरकार चलाई नहीं चलाई। 60 साल की सरकार के अंदर कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस ने गांधी ने तो पहले 3 बंदर निकाले कि भाई गांधी ने 3 बंदर, एक ने मुंह बंद कर रखा, एक नाक बंद कर रखा, एक जबान बंद कर रखा, तीनों चीजें बंद करके देखो कोई आदमी। यदि किसका मुंह बंद हो जाएगा, कान बंद हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगी तो सिवा तेरे लगा दूसरी चीज नहीं। इस कांग्रेस ने तुम्हारी जिंदगी में सिवा तेरे कोई दूसरी चीज नहीं है। और सिवा मूल बनाने के अलावा तुमने कुछ नहीं कहा। क्या लोगों ने ये 3 मंडल दिखा के मूल बना के कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनाओ, बुरा मत बोलो, एक नारे लगा रहे हैं क्योंकि जहाँ अच्छी बात है वहाँ जाना नहीं, जो अच्छी बात है सुनो। एक सेकंड तो उन्होंने ऐसे फार्मूले तुम्हें दे दिए कि हम उसी में बोल गए। और कांग्रेस ने आपसे 4 बात की 5 बात नहीं की आज तक। आपसे कांग्रेस ने 4 बात की आपसे क्योंकि वो जानते हैं गरीबों की नस क्या है, उन्होंने नस को पकड़ी है। तो उन्होंने कहा गरीबी दूर करेंगे। अब गरीब कौन है? गरीब तो हम ही लोग हैं। तो हमने कहा बढ़िया सरकार है, गरीबी दूर हो जाएगी हमारी। तो उन्होंने कहा गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी नहीं लोग गरीब लोग तो बेरोजगारी दूर करेंगे। और तीसरी चीज उन्होंने कि महंगाई दूर करेंगे। अब महंगाई की बात हम लोग हो जाती है। और चौथी बात है कि भाई हम लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार दूर करेंगे। क्या चारों में से कुछ चीज कम हुई? 60 साल की सरकार चलाने के बाद भी 4 मतलब नारे दिए और चारों में से एक ऊपर भी काम नहीं कर पाए। एक भी चीज आपकी दूर नहीं कर पाई। ना तो आपकी गरीबी दूर हुई, ना महंगाई दूर हुई, ना भ्रष्टाचार दूर हुई, ना आपकी बेरोजगारी दूर हुई। वहीं भी बढ़ता गई मगर कम नहीं हुई। तो साथ उसके बाद झगड़ा तो सभी में हुआ था के अंदर, तो वो झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने 60 साल की सरकार चला ली और 4 साल की झगड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे सदस्य हो गए। तो उन्होंने कहा कि एक तो गरीब लोग तो इनको तो मूर्ख बना दो, ये तो मूर्ख बनाने बोलते देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तो इनका इंतजाम करेंगे। तो भाई बीजेपी आ गई। अब बीजेपी ने आगे क्या कहा
बीजेपी ने और बड़ा झूठ बोल दिया। अब हमारे लोग झूठ पे मतलब भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या था कि भाइयों बहनों चिंता मत करना, कांग्रेस की आपने 7 साल सरकार चलाई है, मेरी आपने ना मुझे 60 महीने का मौका दे दो। 60 महीने का मतलब समझते 5 साल आपने कहा 60 साल मौका दे दिया, 60 महीने तू भी ले जा। हम तो नहीं कहेंगे तो लड़े, हम सरकार तो बनाएंगे नहीं, हम तो तुम्हारी बनानी है बस। तो हमारे लोगों ने उनकी सरकार बनानी, मतलब उनके पास तो उन्हें भी नहीं गाली देनी है। उन्होंने कहा भाई और बहनों तो हम तो पूंजीपति आदमी हैं, हम पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, हम मतलब लेना हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमारी सरकार बनाओ तो कानून ने 4 साल में धनी करता दिया है, हम 100 दिन में विदेश से उसे ले आएंगे और हर गरीब के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए जमा करते हैं। अब हमारे लोग खुश होंगे कि भाई 15 से 20 लाख रुपए आ गए, तो हमारे 4 बच्चे हैं, एक ये 10 आदमी, ये 20 लाख रुपए आ गए, तो भाई 2 करोड़ रुपए आ गए, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबने अपना हिसाब किताब लगा लिया कि भाई 2 करोड़ रुपए आने वाले और मैं कहा ये तो देखो पैसा आएगा आपको, इसके बाद आपको क्या करेंगे, हम आपके बेटे को नौकरी भी देंगे, 1 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरी हम आपके बेटे को देंगे। आज 11 साल की सरकार चलते चलते हो गई, 11 साल में कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी? 22 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। क्या आपके बेटे को 22 करोड़ नौकरी मिल गई थी? अरे 22 करोड़ नौकरी नहीं मिली, 12 करोड़ नौकरी आपने छीन ली है। 22 करोड़ नौकरी देने के झांसे में 12 करोड़ नौकरी आपकी छीन ली है। कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। हमारे लोगों ने हिसाब किताब मांगना शुरू किया तो देश के गृह मंत्री को पकड़ लिया, इतिहास मीटिंग चल रही थी, जो कि देश का गृह मंत्री क्या नाम था? अमित शाह। अब अमित शाह तो कोई कड़ी बात बता रहे देश का गृह मंत्री, तो हमारे लोगों ने सिद्धांत मांगे कि वो जो आप 20 लाख रुपए दे रहे थे, 15 लाख रुपए दे दो मेरे को हमारे। तो ये तो हमारा जुमला था, ये तो हमारा मजाक था, हमने मजाक करा तो तुम्हें देने वाला काम नहीं किया। ये तो चुनाव स्टार्ट था, हमने बोला, आपने मान लिया, आपने बोल दिया हम क्या करेंगे, ये कोई देने वाला नहीं था, ये कोई पैसा वाला नहीं है। तो फिर मोदी को पकड़ लिया उन्होंने कि भैया वो पैसा तो देंगे ना गृह मंत्री, तो भाई नौकरी जो आपने वादा किया था, कह रहे कौन सी नौकरी? कि साहब आपने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था, कह रहे कोई बात नहीं, नौकरी क्या आपके बेटे ने क्या काम किया है? कि साहब मेरे इंजीनियर बनाए। क्या आपके बेटे ने क्या किया? मेरा बेटा एमबीबीएस किया है, मेरा बेटा ने एलएलबी किया है, मेरा बेटा पीएचडी करता है। तो कहते कोई बात नहीं, पकौड़े चलो भाई, ये भी तो एक नौकरी है। यानी पकौड़े चलने में वो नौकरी बता रहा है, तो क्या आपने अपने बेटों को एमबीबीएस पकौड़े चलने के लिए बनाया था? ये मेरी नेता को मंजूर नहीं है, मुझे भी मंजूर नहीं है। क्या आपको मंजूर है कि आपका बेटा एमबीबीएस करे, आपका पीएचडी करे और उसके बाद फिर आपका बेटा पकौड़े चलने में? तो ये सरकार आपको